हरि ओम। शुभ संध्या। नमः संस्कृताय। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, वैसे आप नॉलेज नेशन समूह में सभी विषयों पर चर्चा करते होंगे, सुनते होंगे, किंतु आपको एक संस्कृत विषय ही है जो नियमित रूप से प्राप्त नहीं होता होगा और नहीं हो रहा है, होगा क्या। तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और थोड़ा कुछ ध्वन्यांकित संदेश को जो हमारा प्रबंधन है उसके माध्यम से कुछ संगीतमय ध्वनि आदि से संशोधित करके उसको सजा के और आप तक पहुंचाया जाता है। तो मैं इस तकनीकी दल को भी धन्यवाद दूंगा कि जो प्रयत्न करके और हम जो भी चर्चा करते हैं उसको एक इस प्रकार प्रस्तुत की जा रही है कि सुनने वाले को भी और अधिक अच्छा लगे। इसके लिए उनको धन्यवाद। और आप लोगों ने एक बात कही थी कि जो भी आप पढ़ाते हो तब विषय संकेत हो जाना चाहिए। यानी कि संदर्भ सूचित होना चाहिए कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं। ठीक बात है। तो वैसे तो आप जानते हैं कि हम मूलतः व्याकरण पे चर्चा हो रही है। तत्पश्चात व्याकरण में हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, जिसमें माहेश्वर सूत्रों से प्रारंभ करके और अद्यतन चर्चा सतत रूप से चल रही है। और वर्ण विचार में अभी अपन स्वरों को पढ़ रहे हैं, उनके भेद प्रभेद पढ़ रहे हैं। तो आज मैं बताऊं आपको, गत चर्चा अंतर्गत हमने स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, उनके विभाजन पे चर्चा कर रहे थे। और जिसमें हम पढ़ रहे थे कि जो माहेश्वर सूत्रों में जो प्रथम 4 सूत्र हैं वो अक और एच 2 प्रत्याहार मुख्य रूप से लूंगा मैं, जिसमें 9 स्वर आते हैं। फिर इनको हमने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार से बताया, जिसमें हमने ये भी बताया आपको कि लृ वर्ण जो है, लृ वर्ण जो है वो दीर्घ नहीं होता, वो प्लुत हो सकता है, दीर्घ नहीं होता। और इसलिए मैंने कहा भी था आप गणना कीजिएगा। तो अब जैसे अवर्ण को ले लो, अवर्ण कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का हो गया, मतलब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और अब इसको आप थोड़ी मैं और बता दूं आपको, क्योंकि आपने ह्रस्व दीर्घ तो पढ़ा है, लेकिन प्लुत क्या होता है इस विषय में आपने पूर्व में, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो तो जानते ही हैं, बाकी जो मेरे जैसे जो विद्यार्थी हैं
जो संस्कृत के निकट नहीं है उनको समस्या होती है। एक सूत्र आता है प्लुत की परिभाषा के लिए, दूरात धूते च, दूरात धूते च, तो सूत्र बन जा, वो संधि बन जाती, दूरात धूते च, आधा द आ जाता है त की जगह। तो प्लुत जब हम किसी व्यक्ति को या किसी प्रकार से जब दूर से आह्वान करते हैं, तो उस आह्वान में जो अंतिम जो स्वर होता है शब्द का, वो बड़ा होता है और वो अधिक बड़ा होता है। इसमें 3 मात्रा आती है। 3 मात्रा जो है, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेय, 3 मात्रा जहां होती है वहां प्लुत होता है। अब आजकल तो जंगम दूरवाणी वगैरह जो तकनीकी संचार विकास के साथ साथ मनुष्य बोलना ही बंद हो गया है। चुपचाप लेखन कार्य करते करते पारस्परिक संवाद पूर्ण कर लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं चैटिंग कर रहे हैं। साहब क्या कर रहे हैं? चैटिंग। तो चैटिंग ऐसे करने लग गया मनुष्य कि वो बोलना तो बंद ही हो गया। और जबकि आने वाला जो समय है उसमें जो संगणक है वो पूर्ण रूपेण वाणी पर आधारित होगा, वाणी से कार्य करेगा, संचालित होगा, तो बोलना आना चाहिए। चलो खैर ये तो बात अलग है। तो प्लुत की बात कर रहे थे हम। तो प्लुत स्वर जो है वो दूर से पुकारने पर, आह्वान करने पर काम आता है। जैसे अब तो पता नहीं, पर अभी भी हम बोलते हैं, कई बार हम आवाज लगाते हैं किसी व्यक्ति को। अगर संस्कृत में कहेंगे तो उदाहरण लेवे आप कि जैसे आप किसी को बुला रहे हो, तो रमेश अत्र आगच्छ, रमेश अत्र आगच्छ। तो यहां पे जो है रमेश के श में जो अ है, रमेश, इस तरह जब आप बड़ा बोलते हैं, अत्र आगच्छ, तो इस तरह जो आप दूर से जब बोलते हैं, किसी को आवाज लगाते हैं, तो वहां पे प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। तो इसलिए ये व्यवस्था है। उसके लिए मैंने आपको कुक्कुट का उदाहरण दिया था, मुर्गे का, और एक सूत्र बताया था, उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो ऊ की ध्वनि से निर्धारित किया गया था। और अब इन वर्णों को आप 3 और भागों में बांटोगे। आप ये वर्ण 3 प्रकार के हो गए। जैसे अ को या ई को आप ले लो, 3 हो गई, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसको फिर आप 3 भागों में बांटो, उद्दात, अनुदात और स्वरित। ये हालांकि उच्चारण स्थान में, जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब आएगा। उच्चारण स्थान में इसकी चर्चा की जाएगी जब आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न जब हम पढ़ेंगे, यत्न प्रयत्न, तब ज्यादा उचित है। लेकिन यहाँ जब स्वर की बात चल रही है वर्ण विचार में, तो मैं एक बार प्रसंगवश इसको ले ही लेता हूं। उद्दात, अनुदात और स्वरित। और विशेष ध्यान रखिएगा कि यह उद्दात, अनुदात और स्वरित ये वैदिक संस्कृत में अधिक प्रयुक्त होते हैं। और यही कारण है आजकल हम लोग सामान्यतया कहते हैं साहब पंडित जी आ गए, यज्ञ अनुष्ठान किया है, और कोई कहता है मेरे घर यज्ञ हुआ, मुझे लाभ नहीं मिला। लाभ कहां से मिलेगा? जिस ब्राह्मण ने मंत्रोच्चारण किया हो, ना जाने उसने उद्दात, अनुदात और स्वरित का ध्यान रखा या नहीं रखा। इसलिए उद्दात, अनुदात और स्वरित का ज्ञान होना आवश्यक है अगर आप वैदिक परंपरा में हैं। अब उद्दात, एक आपको छोटा उदाहरण देकर समझा देता हूं। उदाहरण के लिए एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अवर्ण, क वर्ग, क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग, इसका उच्चारण कंठ से होता है। उसी प्रकार ईचु याशा नाम तालु, ई छोटी बड़ी दोनों,
च वर्ग, य और श। श बोल रहा मैं, श नहीं बोल रहा हूं। एक तो होता है श, एक होता है श। तो श जो बोल रहा हूं सामान्यतया लोग शलगम वाला कहते हैं, वो लेकिन मैं तालव्य कहता हूं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो जब आप उच्चारण स्थान इस तालु है तो तालु के ऊपर अगर जीभ स्पर्श करती है तो वो उदात्त है, अगर नीचे उच्चारण स्थान के थोड़ा नीचे स्पर्श करती है तो वो है अनुदात्त, और जब निश्चित स्थान को अगर जिह्वा स्पर्श करती है तो वो होता है स्वरित। इसका सूत्र भी है तीनों के, उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारः स्वरितः। तो ये हो गए आपके 3 प्रकार। फिर आपको इन सबको 2 मुख्य भागों में बांटोगे आप। तो पहले 3, फिर 3, और फिर आप इन सब वर्णों को अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक तो उस अवस्था में होंगे जब वर्ण मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होंगे, और अननुनासिक तब होंगे जब ये वर्ण मात्र मुख से उच्चारित होंगे। जैसे एक बोलते हैं अ, एक बोल रहे हैं अ, एक बोलते हैं ई, एक बोलते हैं ई। तो ये अनुनासिक और अननुनासिक इस प्रकार से वर्ण जो है वो एक वर्ण 18 प्रकार का हो जाता है। केवल री जो है वो 12 होता है, क्यों उसमें दीर्घ नहीं होता, और एच प्रत्याहार जो है ए ओ आई औ, इनमें ह्रस्व नहीं होता। तो ये हुआ स्वर वर्ण। और इसमें भी कुछ छूट गया हो या कहीं किसी प्रकार से अगर कुछ मेरे बताने में त्रुटि रह गई हो या अभाव रह गया हो तो मुझे सूचित करें, मैं पुनः प्रयत्न करके उसको सही बताऊंगा आपको। और ये जो प्रारंभ कर रहे हैं ये इसको विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जब संज्ञा प्रकरण अपन पढ़ेंगे, और एक मैं बार बार निवेदन करता हूं आप लोगों से कि यह मैं जो चर्चा कर रहा हूं ये शायद श्रेणी 3 अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसको हमारे राजस्थान में रीट होता है, उसी पर अलग अलग जगह होता है अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रत्येक राज्य की। लेकिन मैं इसलिए थोड़ा बोलने में कई बार संकोच रखता हूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो आपको आवश्यकता ही नहीं है वो हम पढ़ाने लग जाएं, बोलने लग जाएं। तो अनावश्यक चर्चा भी मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे कि अभी मेरा प्रयास चल रहा है कि हमारे यहाँ संस्कृत विभाग श्रेणी प्रथम अध्यापक की परीक्षा आ रही है, तो मैं उस स्तर पर थोड़ा अध्ययन करने का प्रयत्न करता हूँ यदा कदा। तो इसलिए कहीं आपके स्तर से ऊपर ना चला जाऊं, उसका उल्लंघन ना हो जाए, इसलिए मुझे कई बार बोलने में मैं थोड़ा सोच समझ के बोलने का प्रयास करता हूं। तो ये हो गए आपके स्वर। अब व्यंजन। व्यंजन अन्वद् भवति व्यंजनम। व्यंजन जो है हमेशा अनुगमन करता है, अर्थात स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन अपने आप में स्वतंत्रता पूर्वक उच्चार्यमान नहीं होता, और व्यंजन को जो है स्वरों की सहायता से बोला जा सकता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहेंगे। अब व्यंजन मैंने आपको माहेश्वर सूत्रों को बताते समय बताया था कि माहेश्वर सूत्रों में अच के बाद हयव्रट उन वर्णों का निर्देश किया जो अर्ध स्वर भी कहलाते हैं, यानी जिसको आप सेमी वोवल्स अंग्रेजी में कहते हो, इन्हें अर्ध स्वर माना जाता है और इनको अंतःस्थ भी कहते हैं। तो यहां मैं माहेश्वर सूत्र के हिसाब से नहीं, अपने सामान्य हिसाब से चलता हूं। पहले क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन,
कादयोः मावसानः स्पर्शः। ये वर्ण 25 हैं, 5 वर्ग हैं। क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड थ ण, त वर्ग त थ द ध न। ये वर्ण त वर्ग। तत्पश्चात प वर्ग प फ ब भ और म। तो क से लेकर के म पर्यंत ये 25 वर्ण स्पर्श हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय हमारी जिह्वा जो है वो तालु आदि का स्पर्श करती है और इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। तत्पश्चात अंतःस्थ वर्ण, जिन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, य व र ल। क्रम याद रखिएगा, क्योंकि वर्णों का क्रम भी पूछ सकते हैं। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को क्रमशः लिखिए। तो यहाँ पे सामान्यतः हम पढ़ते हैं यरलव, कोई यवरल, यरलव, इस तरह बोलते हैं। लेकिन आपको वस्तुतः ह य व र ट ल ण, तो य व र और ल, ये क्रमशः ध्यान रखिएगा। ये अंतःस्थ वर्ण इसलिए है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय वायु मुख से बाहर निःसृत नहीं होती है, वायु मुख के अंदर ही विद्यमान रहती है। जैसे हम बोलते हैं य व र ल, इसलिए इनको अंतःस्थ कह दिया, क्योंकि इनकी वायु जो है मुख के अंदर ही स्थित रहती है, इसलिए ये अंतःस्थ व्यंजन है। तत्पश्चात ऊष्म व्यंजन, आपको मैं सूत्र भी साथ साथ थोड़ा बहुत बताता चलता हूं। यण अंतस्था, यण प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो अंतस्थ हैं। उसके बाद शल ऊष्माणाम, श श स ह ल, ना, श श सर हल। तो श श स और ह, ये चारों वर्ण ऊष्म व्यंजन हैं। क्यों? कि इन वर्णों को बोलते समय जिह्वा और उच्चारण स्थान के मध्य घर्षण होता है। घर्षण के कारण एक मुख से ऊष्मा निकलती है, वायु निकलती है, यानी शक्ति, आपको शक्ति लगती है। आप इन उच्चारणों को बोलते, वर्णों को बोलते समय, उच्चारण करते समय अपने मुख पर थोड़ा हाथ रख के देखिए, फिर बोलिए श श स ह। ऐसा आप बोलते हैं तो आपको थोड़ा परिश्रम भी होता है और इससे ऊष्मा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहा गया है, शल ऊष्माण। और तत्पश्चात आपके आते हैं, आप कहेंगे साहब हम तो क्षत्रज्ञ पढ़ते आए हैं और आप ऐसे कौन से बड़े विद्वान आ गए जो क्षत्रज्ञ बताते ही नहीं है, और आपके पाणिनि ने भी माहेश्वर सूत्रों में इनकी चर्चा नहीं की। तो भाई ये संस्कृत का कौन सा व्याकरण है? जी नहीं, हमें चर्चा इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि मैंने कहा कि संस्कृत में यही तो विशेषता है कि हम अनावश्यक नहीं बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसमें सब कुछ निहित करके ही बोलते हैं। क्षत्रज्ञ इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहां तो 3 ही है। आप इस तरह के संयुक्त वर्ण तो कई बना सकते हैं, प्र, श्र, है ना, ट्र। तो ये संयुक्त व्यंजन है। क्ष हलंत क प्लस श, हलंत ज धन य, हलंत त धन र बराबर त्र। तो ये जिन संयुक्त वर्णों से निर्मित होते हैं वो वर्ण पूर्व में ही हम व्यंजन में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इनका विशेष पृथक वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई प्रयोजन दृष्टिगत नहीं होता। इसलिए
मैंने आपको सामान्य परिचय देने का प्रयत्न किया वर्ण विचार में। आज हमने वर्ण विचार किया और तत्पश्चात हम अग्रिम चर्चा में उच्चारण स्थान पढ़ेंगे और उच्चारण स्थान किस प्रकार चर्चा में लाए जाएं, कैसे पढ़ा जाए, उस विषय में थोड़ा मैं भी तैयारी करूंगा। तत्पश्चात अपन अग्रिम कक्षा या चर्चा में, कक्षा तो इसलिए नहीं बोलता मैं क्योंकि मैं अपने आप को यहाँ अध्यापक नहीं मान के और आपके साथ मिलकर के चर्चा करने वाला एक विद्यार्थी ही मानता हूँ। और विद्यार्थी होना ही मेरे लिए हितकर है, क्योंकि जो विद्यार्थी है वही अध्यापक है, जो विद्यार्थी नहीं है वो अध्यापक हो ही नहीं सकता। इसलिए हम चर्चा करते हैं, यह कहना उत्तम होगा, ना कि अध्यापन अध्ययन। अध्ययन तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन अध्यापन कहना अत्यंत कठिन है, क्योंकि अध्यापन कार्य अत्यंत ही कठिन होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन भी है कि अगर आप अध्यापक बनना चाह रहे हैं तो आप अत्यंत ही परिश्रमशील होना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, अन्यथा अध्यापन कार्य अत्यंत कठिन है। क्योंकि एक बार, हालांकि वैसे तो सर्वत्र योग्यता ही पूज्य है, तथापि अन्य किसी वर्ग में कोई आप कार्मिक हैं तो आप अयोग्य हैं तो भी एक बार आपके साथी आपकी अयोग्यता को छुपा सकते हैं। लेकिन एक अध्यापक ऐसा पद है जहाँ पे आपको अपना विषय स्वयं ही पढ़ाना होता है, कोई अन्य हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो पूर्ण मनोयोग से, तत्परता से और जिस विषय को पढ़ाना चाहते हैं उस विषय के प्रति श्रद्धा से युक्त होकर के अपने मन वचन कर्म से प्रयत्नशील रहें। यही मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, अनुनय है। तावत धन्यवाद। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए मुझे मार्गदर्शन अवश्य में किया करें। और एक जो तकनीकी दल है उससे निवेदन है कि थोड़ा संगीत, बहुत अच्छा मधुर संगीत आपने इसके साथ संलग्न किया है, तो संगीत का थोड़ा सा अगर मंद हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमारी वाणी जो है, कई ऐसे अक्षर या शब्द जो संगीत के कारण लुप्त ना हो जाए, पढ़ने वाले को समस्या ना हो जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको भी थोड़ा सावधानी पूर्वक ध्यान में रखते हुए किया जाए। तावत धन्यवादस्तु सर्वेषां। श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनश्च शुभ संध्या। पुनर्मिलिष्यामः। तावत हरि ओम।